में एक बार फिर खुशामदीद। 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच की तश्कील कर दी गई है। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें 7 मेंबरान की अक्सरियत से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सुप्रीम कोर्ट में आइन बेंच का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया है। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल एडवोकेट अख्तर हुसैन, फारूक एच नायक, शेख आफ्ताब, उमर अयूब और खातून रुकन रोशन खुर्शीद शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और कमीशन में शामिल अपोजिशन के अरकान पार्लिमान उमर अयूब और शिबली फराज ने जस्टिस अमीनुद्दीन की तकर्रुरी की मुखालिफत की, जबकि बाकी 7 अरकान ने जस्टिस अमीन की तकर्रुरी की हिमायत में वोट दिया। आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल हैं। आईनी बेंच 60 दिनों के लिए तश्कील दिया गया है। दुनिया के हर ऐसे मुल्क में जहां तहरीरी आइन मौजूद हैं, वहां पर कई आईनी मामलात में सुकम होते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है, मगर पाकिस्तान में 1953 से ऐसे बड़े बड़े वाक़यात हुए जिन्हें आईनी बहरान ही कहा जा सकता है। 1956 और 62 के आइन मनसूख कर दिए गए। 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन आज भी मौजूद है, जिसे 2 फौजी हुक्मरानों ने मुअत्तल भी रखा और इसमें मुतनाज़े तरामीम भी करवाई, जिन्होंने आइन का हुलिया ही तब्दील कर दिया। इसी तरह कई ऐसे अदालती फैसले भी हुए जिन्हें आइन को री राइट करने के मुतरादिफ कहा गया। अब 26वीं तरमीम में इन सब बातों को सामने रखते हुए ही आईनी बेंचेस के क़याम की बात की गई है। ये उम्मीद ही की जा सकती है कि पाकिस्तान के आईनी सफ़र में आईनी बेंचेस का क़याम अहम संग मील साबित होगा। आईनी बेंचेस मुल्क को आईनी और सियासी इस्तेहकाम का बायस बनाएंगे और इसके लिए बनेंगे। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल इस तरह से: 26वीं तरमीम के समरात, आईनी बेंच तश्कील, नए आईनी सफ़र का आगाज़, आईनी सुकम हर जमहूरी मुल्क में, पाकिस्तान में 1953 से आईनी बहरान, क्या आईनी बेंचेस आईनी और सियासी इस्तेहकाम का बायस होंगे? ज़ैगम साहब, जो उम्मीद की जा रही है आईनी बेंचेस वो मामलात हल कर देंगे, एक इस्तेहकाम लाएंगे, आईनी हमें फैसले देखने को मिलेंगे। देखिए, अदलिया ने पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतों को बहुत टफ टाइम दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुंतखब वज़ीर आज़मों को घर भेजा है, माशी मसाइल पैदा किए हैं, मुख्तलिफ तरह तरह के इश्यूज़ खड़े करके आइन को रीराइट करके हुकूमतों को मैनेज करने की कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या हुकूमत जवाबी तौर पर अदलिया को मैनेज कर ले तो इस्तेहकाम आ जाता है? हम एक मिसाल को देख लेते हैं। 28 नवंबर 1997 को सज्जाद अली शाह, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कंटेम्प्ट लगाकर वजीर आजम को घर भेजने की तैयारी कर रहे थे अपने कोर्ट रूम में, नवाज शरीफ साहब को। और मुस्लिम लीग नवाज ने प्रीएम्प्ट करके धावा बोल दिया, MNAs घुस गए, सज्जाद अली शाह कुर्सी छोड़कर भाग गए। उसके बाद जो दीगर जजेस थे उन्होंने सज्जाद अली शाह साहब को फारिग कर दिया और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस बन गए। एक ऐसी कोर्ट बन गई जो नवाज शरीफ को मुकम्मल हिमायत दे रही थी। लेकिन क्या हुआ? 683 दिन के बाद मियां साहब अटक पहुंच चुके थे। इसका मतलब है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हमनवा होना काफी नहीं है, बहुत कुछ और करने की भी आपको जरूरत है। हमारे सिस्टम में बहुत से दूसरे मसले हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। अब वो मसले क्या हैं? 2 बातें। एक तो लिखे हुए ज़वाबित का एहतराम, जो कोई साइड भी करने को तैयार नहीं होती। लिखे हुए ज़वाबित है आइन और कानून। जब कन्वीनियंट है तो मानना है, जब कन्वीनियंट नहीं है तो नहीं मानना। जो सूट करता है वैसी आइनी तरमीमें करनी है, वैसे कवानीन बनने हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचना। ये होते हैं लिखे हुए ज़वाबित। और बग़ैर लिखे हुए ज़वाबित जो हैं ना बनाने हैं ना उनको एहतराम करना है। मिसाल के तौर पर आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। जमहूरी मुल्कों में कभी सियासतदान दूसरे सियासतदान पर उस जुर्म का इल्ज़ाम नहीं लगाते जिस जुर्म की सज़ा मौत हो, कैपिटल पनिशमेंट हो। यहां मामला शुरू ही गद्दारी से होता है। आप देख रहे हैं 2014 के बाद से किस तरीके से इमरान खान सबको गद्दार गद्दार कर रहे थे, और अब वैसा मामला आपको PDM की जमातों से नजर आ रहा है। एक दूसरे को तस्लीम करना,
ایک دوسرے کو ٹھیک طرح کا ریسلر، ایک جائز ریسلر، جائز مخالف ماننا، یہ تسلیم کرنا کہ پارلیمنٹ کی دو سائیڈز ہوتی ہیں اور دونوں اہم ہیں، حکومت بھی بہت اہم ہے، اپوزیشن بھی بہت اہم ہے. جب تک یہ نہیں ہوں گے، مطلب وہ کھیل میں سپورٹس مین سپرٹ کہا جاتا ہے، تو آپ پولیٹیکل سپرٹ کی بات کر رہے ہیں، مگر وہ تو تب آئے نا جب اگر وہ اس سیاست کی وہ سمجھ بوجھ بھی ہو کہ سیاست کا مقصد جب یہ اور مجھے صرف ایک چیز ایڈ کرنے دیجئے، یہ میں بات کر رہا تھا سیاستدانوں کے درمیان کی، لیکن دوسرے لیول پہ جو ہمارے جھگڑے اور مسائل ہیں وہ ہماری پاور کے مختلف سیکشنز کے درمیان میں، منتخب اور غیر منتخب. کبھی عدلیہ آ جاتی ہے، کبھی آئینی اداروں کے ساتھ جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو سب جب تک مل بیٹھ کر یہ طے نہیں کریں گے پاکستان کو کیسے چلانا ہے، یہ طے نہیں کریں گے کہ تمام لوگوں کی اپنی جگہ ہے، تمام لوگوں کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا رول ہے اور ہر ایک کو اس کا رول کرنے دیا جائے، درست، اس وقت تک تو عدم استحکام نہیں جانے والا، صرف ان ترمیموں سے تو نہیں جانے والا. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب، ماضی میں ایسے عدالتی فیصلے رہے جن کے سیاسی محرکات بھی تھے. زیغم صاحب نے جہاں پر بات چھوڑی ہے، اب میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جب سب کے اپنے اپنے رولز ہیں، لکھے پڑھی چیزیں موجود ہیں، تو کیا قوانین بنانا، ترمیمیں کرنا، آئین کے اندر ترمیمیں کرنا، یہ سب استحکام کا باعث ہوں گے یا سب کے اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر اس کے مطابق کردار ادا کریں گے تو استحکام میسر ہوگا؟ عائشہ، میں دانشوروں میں گھرا ہوا بدنصیب آدمی ہوں. اس ملک میں کچھ لفظ ایسے ہیں جنہیں سنتے ہی ہمیں دورے پڑ جاتے ہیں. پنجابی میں اسے کہتے ہیں دندل پہ گئی، کڑل پڑ گئے. اچھا، میری ہنسی نکل جاتی ہے جن باتوں پہ، جن ٹرمز پہ، جن الفاظ پہ، جس وکیبلری پہ بڑے سیریس ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس پہ میری ہنسی نکل جاتی ہے. اب سبحان اللہ، آپ کا سوال کیا تاریخی ہے، اس کو پرکھو کسی ڈھنگ کی کسوٹی پہ. او بھائی، جس ملک میں بیچارہ پورے کا پورا آئین آج تک آئینی اور سیاسی استحکام نہیں دے سکا، آپ اس کے آئینی بینچز سے، او یار کو خدا کا خوف کریں، کیسے لوگ ہیں آپ؟ اس کے آئینی بینچز سے آئینی سیاسی استحکام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور صدقے جامع آپ سب کا ہی جواب نہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اچھا دیکھو، بات سنو، ہم وہ بے سمت ہجوم ہیں جن کے بارے میں آپ کے پیارے علامہ اقبال کا، غالباً انہی کا ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ اوقات ہے. قرآن میں اور آئین میں کوئی موازنہ بنتا ہے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ آپ ٹیمپرنگ کرنے والے، مطلب فراڈیے، ملاوٹ کرنے والے، ہر جگہ ملاوٹ ہے، تو یہاں بھی ہے. یہ تو بیچارہ صرف مین میڈ آئین ہے جسے جنرل ضیاء الحق نے چند کاغذوں پہ مشتمل چیتڑا قرار دیا تھا پوری قوم کے سامنے. اور شاید جنرل ضیاء کی زندگی کا یہ پہلا اور آخری سازش تھا. بیٹھ جاندے اس طرح فلسفے لے کے، مدانیاں لے کے، آئین ہے، قانون ہے، جمہوریت ہے، اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے. یہ لفظ نہیں ہیں، لطیفے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے جی، چلیں جی، آپ سے ڈس ایگری کرتے ہوئے، فلسفہ ہے، آئین ہے، قانون ہے تو زندگی ہے، معاشرہ ہے اور سب کچھ چلتا ہے. اس بے سمت ہجوم کو سمت تو درکار ہے. کیونکہ افتخار صاحب، وہ حسن صاحب کہہ رہے تھے پورے کا پورا آئین موجود ہے اور آپ آئینی بینچ سے جو استحکام کی بات کر رہے ہیں، مگر آج جو اجلاس رہا وہاں پر جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی 7-5 کے ساتھ، گزشتہ سال 2 سال نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات کی جائے تو ایک تقسیم کا تاثر بھی آتا تھا عدلیہ سے. کیا اب نفی ہونے لگی ہے وہاں جو معاملات ہیں؟ کہا جا سکتا ہے کوئی نفی نہیں ہو رہی اور بہت اچھا ہوا. میں تو بڑا خوش ہوا یہ جو ووٹ پڑا. یعنی کہ جو نئے چیف جسٹس آئے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. اب یہ لجا بحث ہے کہ یہ بحث ہی چل پڑے گی اور جو بے مقصد ہوگی. لیکن یہ بات ثابت ہوگی کہ پاکستان بہرحال جمہوری رویوں کی طرف جا رہا ہے. یہ اہم ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. اور یہ کہنا ہے کہ یہ آئینی بینچ کچھ نہیں ہوتے. آئینی بینچ ضرورت ہے تو بنائے گئے ہیں نا. صحیح. اور چند ایک روز میں واضح طور پہ ہمارے سامنے مثلا فرض کریں ایک پٹیشن پڑی ہے کہ جناب اس سارے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کرا دے دیا جائے. اب دیکھنے کہ وہ پٹیشن آئینی بینچ کے سامنے جاتی ہے
या सुप्रीम कोर्ट का कोई अपना बेंच उसको लेता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या वो आईनी हैसियत रखती है? लोग ऐसे ऐसे लोग जाके दरख्वास्तें देते हैं, मैं नाम नहीं उनके लेना चाहता, ये शुरू हुआ था ज़ियाउल हक के दौर में। एक आदमी जाता था, दरख्वास्त दे आता था और इंतहाई फंडामेंटल चीज़ों को जो है तबाह बर्बाद करवा देता था। ये क्या जो फैसले हमारी अदालतों ने किए हुए हैं, अगर आईनी कोर्ट से अलहदा होती तो ऐसे फैसले नहीं होते, वहाँ पर डिबेट होती। और फिर ये आईनी अदालत जो बनी है ये हमारी ज़रूरत है, और ये सुप्रीम कोर्ट से बालातर नहीं है। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी जो है वो वहीं पे रहेगी। तो ये एक अच्छा इजाफा है। और फिर एक बड़े मज़े की बात है, एक तरफ तो हमारा दोस्त नाराज़ है सारे सिस्टम से, लेकिन मेरा दोस्त आइन का हामी है। खुशी की बात है, उसने आइन की हमायत की है। उसने कहा वो जो एक आमर था वो गलत आदमी था कि वो कहता था ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मेरा दोस्त आइन को मानता है। जब मेरा दोस्त आइन को मानता है तो ये आज का फैसला उसी आइन से में जो लोग शामिल हैं, जो मेंबर हैं, उन्होंने बनाया है, और उन्होंने कमेटी जो बनाई उसका फैसला आ गया। और कमेटी में बड़े हैरान कुन बात है कि मंसूर साहब और अफरीदी साहब उस तरफ खड़े हुए जहाँ उमर अयूब और शिबली फराज खड़ा हुआ। तो इससे ज़्यादा वाज़ेह तौर पे क्या और जमहूरी रवैया अख्तियार किया जा सकता है किसी भी फैसले पर अमल दरामद कराने का? मैं मुतमिन हूँ। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम का बाइस होंगे? सियासी इस्तेहकाम शुरू हो सकता है। बाइस तो पता नहीं क्या इस मुल्क में है, इस्तेहकाम सफर का आगाज हो सकता है। ये सफर का बिल्कुल आगाज होता है और ये हमारी ज़रूरत है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शहजाद साहब, ऊपर ज़ैगम साहब ने बात की, अदलिया ने आइन के मुताबिक फैसले दिए होते। अब मैं उन हवालों की बात करी तो क्या आज हमें इन आइनी बेंचेस की ज़रूरत होती? बहुत से ऐसे अदालती फैसले हैं जिनके मुहर्रिकात भी सियासी और फिर हम रीराइट करने तक भी मामला पे गए। अब अगर जो तवक्को जिसकी बात अभी इफ्तिखार साहब भी करें, आइनी बेंचेस से आइनी से ज़्यादा सियासी फैसले आए तो क्या नए बहरान जन्म लेते रहेंगे या ये अब एक माइनस बात हो गई? अच्छा, एक तो ये कि ओरिजिनल सिन क्या है, जो बुनियादी गुनाह था वो क्या है कि आप अपने सियासी मसले अदालतों में लेके जा रहे हैं। अगर आप उनको सियासत के मैदान में हल करेंगे तो फिर अदालतों को किसी सियासी मसले में नहीं पड़ना पड़ेगा और इस किस्म के मसाइल जो उलझ गए हैं इनकी कभी नोयत ही ना आती। दूसरी बात, आइनी और सियासी इस्तेहकाम आप तलाश कर रहे हैं। आइनी बेंच एक तजर्बा है, एक ज़रूरत का ख्याल किया गया इस तरीके से, चाहे उसके पीछे जो भी नीयत हो, हम कहें कि अच्छा इस वजह से बनाया गया वगैरह वगैरह, लेकिन एक ज़रूरत महसूस की गई, उसको बना। तो चलने दीजिए, 2-3 साल में पता लग जाएगा कि इसकी हकीकत असल में क्या है, कुछ फ़ायदा है या नुकसान है। तीसरी बात, जो इस्तेहकाम है इसका तल्लुक नीयत के साथ होता है। अगर नीयत अच्छी हो तो इस्तेहकाम आ जाया करता है, अगर नीयत अच्छी ना हो तो इस्तेहकाम नहीं देता। चौथी बात, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे आइनी निज़ाम की चूल्हें हिल गई हैं इस सारे सिस्टम के अंदर, पिछली बहस के अंदर जो कुछ हुआ। मैं एक चीज़ आज सवाल ज़रूर छोड़ूंगा अपने जो हमारे हुक्मरान हैं और जो सियासी लीडरान हैं, उम्मीद है कि इसके बाद और किसी किस्म की कोई और छेड़छाड़ अदालती निज़ाम के साथ नहीं होगी। जो आपने कर लिया इसको रहने दें, देखें ये किस नहज पे चलता है और कैसे अपना। फाइनल एक चीज़ और है, और बल्कि दो चीज़ें। एक, पर्दे वाहिद का जिक्र बार बार होता रहा हमारे, जब भी हमने आइनी बहस शुरू की। मैं आपको, आयशा और अपने साथियों को और हमारे सुनने वालों को एक क्विज़ देता हूँ कि इस पर्दे वाहिद का अपने तौर पे कोई एक नाम ज़रूर बताइए कि आपके ख्याल में वो पर्दे वाहिद कौन है जिसके लिए सारा निज़ाम छिड़ा गया, हिलाया गया, बनाया गया और अब इस शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। अगर हम एक नाम लें, बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर से सबक निकलेंगे हम सब के लिए। फाइनली मैं इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच को, चीफ जस्टिस साहब हमारे याह्या अफरीदी साहब से दरख्वास्त ज़रूर कर सकता हूँ, और वो ये कि आप सारा फुल कोर्ट बुलाइए, जो कुछ हो गया इसको देखिए, कोशिश करें कि इसके अंदर से पॉजिटिव पहलू निकालने की कोशिश करें, जहाँ नेगेटिव पहलू हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे मामलात करें, ऐसे स्टेप्स का आइडेंटिफाई करें कि उसके मुज़र असरात कम से कम तर किए जा सकें, और आपस में एक ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं ताकि किसी आपके अंदर कमज़ोरी ख़त्म हो और किसी और इदारे को आप में दखल देने की हिम्मत ना पड़े या ज़रूरत भी ना पड़े। ना हिम्मत होनी चाहिए, ना ज़रूरत होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप ये कर सकते हैं और इस आइनी बेंच को भी एक मौका दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी साख्त और अपनी जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो वापस कायम होगी।